Welcome to my channel again, the last episode of the day, the 272, the final revenge. जब आदित्य अपने घर वापस आने की पूरी तरह तैयारी कर चुका था और हवा में था, तब सुशील और करण इस बात को प्लान कर चुके थे कि वो किस तरीके से अटैक करेंगे। सुशील ने यह डिसाइड कर लिया था कि वो पहले गाड़ी को टेक ओवर करके आगे जाएगा और फिर वहां जब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो उसे यू टर्न लाकर पूरी स्पीड में आगे से उनकी गाड़ी को ठोकेगा, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। उसे पता था कि इस चीज में उन दोनों का भी नुकसान हो सकता है, लेकिन उसे अब अपनी जान की परवाह नहीं थी। उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे अपने बदले से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस आदित्य के परिवार को पूरी तरह बर्बाद करना चाहता था, और चाहे कुछ भी हो उसे ऐसा करना ही था। सुशील बस वैसा ही करता रहा और गाड़ी स्पीड में चलाता रहा। भले ही आसपास थोड़ा ट्रैफिक था और जो कार वजीर चला रहा था वो उनसे थोड़ी आगे थी, लेकिन फिर भी सुशील उसके पास जाने की पूरी कोशिश कर रहा था। जब भी उसे मौका मिल रहा था तब वो टेक ओवर करते हुए एक एक कदम आगे बढ़ रहा था। दूसरे ड्राइवर उसकी रैश ड्राइविंग को देखकर बहुत हैरान हो रहे थे और कुछ तो उसे गाली भी दे रहे थे, लेकिन वो किसी पर रिएक्ट नहीं कर रहा था। उसे बस अपनी आंखों के आगे वो ब्लैक लग्जरी कार दिख रही थी जो उसकी आंखों में चमक रही थी। उसे पता था कि बस उसे उससे आगे निकलना है। वो ऐसे ही स्पीड में चलाता रहा, और जब वो गाड़ी एक पुल पर चढ़ने वाली थी तब सुशील ने सोचा कि ये पुल पूरा खत्म होने से पहले ही उसे एक्सीडेंट कर देना चाहिए, ताकि वो किसी भी तरह से एस्केप नहीं कर पाए। यही बात सोचकर उसने अपने कार की स्पीड और भी ज्यादा तेज कर ली। जब वो इतनी तेज चला रहा था तो करण को थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन उसे पता था कि उसके चाचू इस चीज का डिसीजन ले चुके हैं, और अगर आज उसका आखिरी दिन भी होगा तो उसे फर्क नहीं पड़ता। वो बस अपनी सीट बेल्ट लगाकर वहां चुपचाप बैठा रहा और उसे ड्राइव करता हुआ देखता रहा। सुशील ने गाड़ी की स्पीड 80 के पार कर ली थी और वो बहुत तेज जा रहा था, इतना तेज कि वो आसपास वालों से बहुत ही जल्दी से क्रॉस हो गया, और उसने उस ब्लैक लग्जरी कार को भी वैसे ही टेक ओवर कर लिया। वो अभी भी रुक नहीं रहा था और सीधा जा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि जितनी डिस्टेंस उनके बीच में होगी उतना ही उसके लिए अच्छा रहेगा। और वो वैसे ही गाड़ी चलाते हुए वो पुल के एंड में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने जल्दी से गाड़ी को यू टर्न किया और देखा कि वजीर की गाड़ी अभी पुल के बीच में भी नहीं आई थी। तब उसने एक्सीलेटर पर पांव रखा और करण से कहा, मुझे माफ कर देना करण अगर तुम्हारी जान निकल जाए तो, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। करण कुछ कहता या कुछ भी रिएक्ट करता, इसके पहले ही एक बार फिर से उनकी गाड़ी वैसे ही तेज जाने लगी। इस बार करण स्पीडोमीटर देख रहा था, जहां पर स्पीड 80 से 150 की हो गई थी। सामने से आ रही सारी गाड़ियां बहुत हैरान थी कि ये गाड़ी उनकी तरफ क्यों आ रही है। धीरे धीरे करके लोग या तो अपनी कार को साइड में कर रहे थे या फिर डिसबैलेंस होकर डिवाइडर में ठोक रहे थे। इसकी वजह से ही वजीर को भी ट्रैफिक में थोड़ा सा स्लो पेस समझ में आया, और वो कंफ्यूज होने लगा कि अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों गाड़ियां साइड हो रही हैं। लेकिन वो कुछ समझ पाता तभी उसने देखा कि उसके सामने से एक तेज गाड़ी आ रही है। वो बहुत हैरान हुआ और उसने झट से ब्रेक लगाया, लेकिन उसकी स्पीड भी करीब 60 के पार थी, इसलिए वो अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया, और उसे रुकने में इतना टाइम लग गया कि सुशील की गाड़ी आकर सीधे उसकी गाड़ी में जोर से घुस गई, और जैसे वहां पर सब कुछ शांत हो गया। पुल पर आसपास जितनी भी गाड़ियां आ और जा रही थी वो जल्दी से ब्रेक लगाकर साइड में रुकी। सबने उतरकर देखा कि जो दो गाड़ियां अभी आमने सामने से भिड़ी हैं उनके इंजन पूरी तरह से एक दूसरे में घुस गए थे। कांच हर जगह से टूट गए थे और धुआं निकल रहा था। जो भी उस सीन को देख रहा था उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यहाँ पर अभी क्या हुआ है। वहीं पर कुछ लोग फोन निकालकर उस चीज की शूटिंग कर रहे थे और कार के फोटो क्लिक कर रहे थे। उनके हिसाब से शायद कार के अंदर जितने भी लोग बैठे थे वो सब मर चुके होंगे, और कोई भी उनके पास जाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वहीं पर सुशील ने जब कार को ठोका था तब उसके सामने वाला एयरबैग खुल गया था और उसका सिर बहुत जोर से उसमें टकराया था। उस वजह से वो एयरबैग वहीं पर फट गया था और कुछ कांच के टुकड़े उसके चेहरे और माथे पर लग गए थे। उसके पांव भी इंजन के कंप्रेस होने की वजह से वहां दब गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो जिंदा था। उसे अपनी सांसें समझ में आ रही थी और पता चल रहा था कि वो अभी जिंदा है। वो बस थोड़ा सीधा होने की कोशिश करने लगा और धीरे से वो सीधा हुआ। उसने अपनी आंखें खोली तो उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था और बहुत चक्कर आ रहे थे। उसे अपने शरीर के हर पार्ट में दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन उसे पता था कि अगर वो यहाँ से जिंदा बच गया है तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर उसने सामने की तरफ देखा, जहां पर उस कार की भी वही हालत थी जो उसकी थी।
और उसके अंदर बैठे हुए सारे लोग उसे मरे हुए दिख रहे थे। उसका कांच टूटा हुआ था और उसे कुछ भी ढंग से नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। और जब उसने थोड़ा हंसने की कोशिश की तो खून उसके मुंह से बाहर निकलने लगा। पर वो फिर भी ऐसे मुस्कुराता हुआ करण की तरफ पलटा तो बहुत हैरान हो गया था। करण का सिर सामने वाली डेस्क पर पड़ा था और वहां से लगातार खून निकल रहा था। सामने वाले विंडशील्ड में से कांच उसके सिर के अंदर घुस चुका था और सुशील को उसे देखकर पता नहीं चल रहा था कि करण मर चुका है या नहीं। उसने देखा कि उसने भले ही करण से सीट बेल्ट लगाने को बोला था, लेकिन करण ने उसकी बात नहीं मानी थी और शायद इसी का भुगतान उसे करना पड़ा। उसे देखकर ही सुशील की आंखों में थोड़ा सा आंसू भी आ गए और उसके चेहरे पर से हंसी भी गायब हो गई। उसने सोचा कि आदित्य के परिवार को मारने में भले ही करण की कुर्बानी लग गई और जो भी हुआ वो उसके लिए अच्छा ही था। तब उसने हिम्मत करके अपना पांव एक्सीलेटर के ऊपर से निकाला और जैसे तैसे गाड़ी का गेट खोलकर वो बाहर निकला। आसपास खड़े हुए लोगों में से किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि गाड़ी में कोई भी जिंदा बचा होगा, लेकिन जब उन्होंने एक गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए और उसमें से एक आदमी को निकलते हुए देखा तो वो बहुत हैरान हो गए। वो खून में पूरा लथपथ हो रहा था और उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी, लेकिन वो बस लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और सामने वाली कार की तरफ जा रहा था। किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, पर उसके चेहरे पर एक स्माइल थी और वो बस उसके साथ ही आगे बढ़ रहा था। सुशील के मन में यह ख्याल जरूर था कि अगर वो मरने भी वाला है तो भी वो एक बार आदित्य के परिवार को मरा हुआ देखेगा तो अच्छा होगा। यही सोच लेकर वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जिस तरह एयरबैग ने उसे बचा लिया था उसी तरह वजीर भी बच गया था। उसकी भी हालत सुशील जैसी ही खराब हुई थी, लेकिन फिर भी वो जिंदा था। और उसने जब पलटकर पीछे देखा तो आदित्य के दादाजी और पापा ऐसे लग रहे थे जैसे वो जिंदा नहीं बचे हैं। जब वजीर ने वो देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने सोचा कि उसने आदित्य से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे और उसने अपने आप को दोष देना शुरू कर दिया। लेकिन तभी उसने सामने की तरफ देखा जहां से सुशील चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। उसे बहुत हैरानी हुई कि सुशील यहाँ क्या कर रहा है और यहाँ पर कैसे पहुंचा। लेकिन उसे पता था कि अगर वो उसकी मौत का कारण बनने वाला है तो उसे मारना ही पड़ेगा। यही बात सोचकर वजीर ने अपने शर्ट के पीछे से गन अपने हाथ में निकाल ली और वो बस सुशील के अपने पास आने का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे करके सुशील लंगड़ाता हुआ उनकी कार के पास आया और पहले जाकर उसने बैक सीट पर देखा जहां पर आदित्य के पापा और दादाजी मरे हुए थे। उन्हें देखकर वो फिर से स्माइल करने लग गया और तब वो पीछे पुल के डिवाइडर पर जाकर टिक कर खड़ा हो गया और आराम करने लगा। उसे बहुत खुशी हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो जीत गया है, लेकिन उस चक्कर में उसने ये ध्यान नहीं दिया कि वजीर ने गाड़ी का दरवाजा खोल लिया है और वो भी अपने टूटे हुए पांव से उसकी तरफ आ गया है। उसने सुशील पर गन तान रखी थी और तब सुशील ने उसकी तरफ पलट कर देखा। वजीर के पूरे शरीर पर खून था, उसकी आंखों में कांच घुस गया था और सिर का भी वैसा ही हाल था। उसका एक पांव पूरी तरह से टूट गया था जिसे वो बहुत ही मुश्किल से एडजस्ट कर पा रहा था, लेकिन वो फिर भी वहां खड़ा था। और तब सुशील ने उससे पूरी ताकत के साथ चिल्लाते हुए कहा, यह लड़ाई तुम्हारी और मेरी नहीं है वजीर। जो होना था वो हो गया है, तुम उन्हें बचा नहीं सके और मैं जीत गया हूं। इतना कहकर सुशील हंसने लगा। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वजीर को पता था कि उसे क्या करना है और उसने कहा, तुम बस भगवान के पास जाओ तो रजिया से माफी मांग लेना। ये लड़ाई तुम्हारी और मेरी उसी दिन से बन गई थी जिस दिन तुमने उसका रेप किया था। सुशील वजीर के मुंह से इस बात को सुनकर हैरान था, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वजीर को ये बात पता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट करता या कहता, वजीर ने अपनी गन में से 3 गोली लगातार चलाई जो सुशील के सीने में और मुंह पर लगी। जब आसपास खड़े लोगों ने गन चलती हुई आवाज को सुना तो वो बहुत डर गए और उन्होंने 2-3 कदम पीछे ले लिए, लेकिन तब वजीर वैसे ही खड़ा था और सुशील गोली लगने के बाद नीचे गिर गया। वजीर बस उसकी तरफ स्माइल के साथ देख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसने आदित्य के परिवार के साथ साथ अपनी पत्नी की मौत का भी बदला ले लिया है।
वो भी बस फिर वैसे ही टिक कर डिवाइडर पर खड़ा हो गया। और तब उसने आदित्य को फोन लगाने के बारे में सोचा, लेकिन आदित्य का फोन आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा था। क्योंकि वजीर को पता नहीं था, लेकिन आदित्य चार्टर्ड प्लेन में बैठकर अपने घर की तरफ ही आ रहा था। थैंक्स फॉर हियरिंग सम सुपर्ब एपिसोड। द लास्ट एपिसोड इज़ ब्रिलियंट। ऐसे कमीनों को ऐसे ही मौत दिलाना चाहिए। थैंक यू।